जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और एक बार फिर आपका संडे क्यूएनए में स्वागत है। तो आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि आप सब लोगों के काम आएंगे, आपके डाउट्स दूर होंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, एक तो आप लोग कौन से स्टेट के हैं ये जरूर मेंशन करें और अपना जो कमेंट्स जो कि आपको डाउट है वो इसी वीडियो के नीचे लिखें ताकि अगले संडे क्यूएनए में मैं आपके कमेंट्स को पिक कर सकूं। वहां पर कॉन्टेक्ट नंबर मत मांगना, बाकी जो प्रॉब्लम है या आर्मी से रिलेटेड कोई जानकारी है वो जरूर मांगना। और जिसको मेरे से फेस टू फेस बात करनी हो वो इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज में भी मनोज दारियाल या एक्स आर्मी सोल्जर नाम से मेरा इंस्टा आईडी है और फेसबुक पेज है, उसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप मेरी उसमें विजिट कर सकते हैं और मुझे वीडियो कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज लेते हैं संडे क्यूएनए का पहला क्वेश्चन और ये बोलते हैं सचिन मुंडे जी, सर सिपाही और अफसर में इतना भेदभाव क्यों है ब्रो? इस चीज के बारे में मैं क्या बोलूं यार, मतलब ये कई बार मन को पीड़ा भी देती है। चाहे सहायक प्रथा हो या तानाशाही हो, दोनों के लिए हम लोग लगातार वीडियो बनाते हैं और हमेशा कभी भी कोई भेदभाव हुआ हो या आपने देखा होगा कि मेरे चैनल के माध्यम से भी 15-20 वीडियो से ज्यादा होंगी सहायक प्रथा या किसी ने अगर अन्याय किया है तो उसके खिलाफ हमने सबने मिलकर, जो हमारा भूतपूर्व सैनिक संगठन है, हम लोगों ने मिलकर उसके लिए काम किया है या हम लोगों ने अपनी आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से भी जरूर उठाते रहते हैं। अभी हाल ही में आप ओआरओपी और एमएसपी का मुद्दा देख रहे होंगे जंतर मंतर में हमारे फौजियों का, तो उसके लिए भी हम लोग लगातार वीडियो बनाते रहते हैं। भले उसमें व्यूज आए या ना आए, नो मैटर, लेकिन अपनी आवाज जरूर उठाते हैं। भेदभाव है जरूर, ये खत्म होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अभिजीत का, सर जी एसीसी में जाकर पैरा 9 पैरा एसएफ में जा सकते हैं क्या? सर प्लीज बताएं ब्रो। मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं, या तो आप एएससी लिख रहे होंगे आर्मी सर्विस कोर में, वहां जाके आप 9 पैरा एसएफ में, आपने नहीं बताया कि आप अधिकारी के थ्रू बात कर रहे हैं या जवान की। तो जवान में अगर आप एएससी में या एओसी में हैं तो आप 9 पैरा एसएफ में जा सकते हैं। कैसे? अगर आपका टेक्निकल ट्रेड है तो 3 साल की पोस्टिंग और फिर वापस, लेकिन परमानेंट आप उसमें नहीं जा सकते हैं। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन और ये बोलते हैं मुकेश पांडे जी, ये बोलते हैं सर प्लीज रिप्लाई मी, आर्ट्स वाले सोल्जर क्लर्क और सोल्जर क्लर्क एसकेटी में जा सकते हैं? तो ब्रो आपको बताना चाहूंगा, सोल्जर क्लर्क एसकेटी के लिए जो एजुकेशन क्राइटेरिया है वो है आपका 12th पास विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश विथ 60%, और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 50 नंबर से कम नंबर नहीं होने चाहिए, तो तभी आप सोल्जर क्लर्क एसकेटी में अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर आपका 8 विषय है तो 8 के माध्यम से आप सोल्जर क्लर्क एसकेटी में अप्लाई नहीं कर सकते हो। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन और ये बोलते हैं डीडी गेमिंग, ये बोलते हैं सर मेरा हाइट 161.50 सेंटीमीटर है, क्या मैं आर्मी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? लव फ्रॉम आसाम, लव फ्रॉम उदयपुर और लव फ्रॉम इंडियन आर्मी। तो ब्रो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपने पूछा कि क्लर्क के लिए हाइट का क्राइटेरिया, आपने देखा होगा क्लर्क के लिए हाइट का जो क्राइटेरिया है वो ऑल इंडिया में तकरीबन 163 सेंटीमीटर है। फिर भी कई ऐसे जो हमारे नेपाली बंधु हैं या जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं या नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं तो उनको कुछ छूट मिलती है। उस आप लोग कौन से रीजन में आते हैं, आपका स्टेट कौन से रीजन में आता है, किस किस स्टेट के लिए आपको कितनी हाइट चाहिए, उसकी वीडियो आई बटन पे आप वहां से देख लें और अपना मैचिंग कर लें कि आपके लिए हाइट मान्य है या नहीं मान्य है। क्योंकि एक एक स्टेट का याद कर पाना हमारे लिए भी संभव नहीं है। हमने पर्टिकुलर वीडियो बनाई कि आप लोग कौन से रीजन में आते हैं, यानी कि हर स्टेट को एक अलग अलग रीजन में बांट रखा है और आप लोग अपने स्टेट देखिए कि कौन से रीजन में आता है और उस रीजन के अंदर में सोल्जर क्लर्क का क्या हाइट का क्राइटेरिया है, क्या सोल्जर जीडी वाले का पूरी जानकारी दे रखी है। तो आप वीडियो देखना, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन बोलते हैं गुज्जर, ये बोलते हैं जय हिंद सर। जय हिंद भाई, इंडियन आर्मी में ट्रेड्समैन की भर्ती बंद होगी क्या? अगर होती है तो इस बार जो ट्रेडमैन के फॉर्म रिजेक्ट होंगे या फिर वो उनकी आखिरी भर्ती होगी ट्रेडमैन की? तो मोदी जी कई बदलाव कर रहे हैं तो कई बदलाव हमें भी पसंद नहीं आते हैं। तो वैसे ही अभी ट्रेडमैन को लेके ऐसा तो कुछ आया नहीं है कि ट्रेडमैन की भर्ती बंद हो जाएगी, लेकिन हाँ हमारे लिए मतलब बड़ा ही झटके वाला मुद्दा रहा जो कि सोल्जर क्लर्क एसकेटी, सोल्जर टेक्निकल, इनको भी अग्निवीर में ला गए, या सोल्जर जीडी को हल्के में मत लेना कभी भी, क्योंकि फौज का सबसे एडवेंचरस और सबसे मतलब जो बोलते हैं ना असली फौजी, धाकड़ फौजी, तो वो ट्रेड सोल्जर जीडी होता है। चाहे इन्फेंट्री हो, पैरा एसएफ हो, सब ये आते हैं आपके अधिकतर जीडी में, जो जिनका मेन एक्टिव काम होता है। तो वो तो रहे ही हैं, लेकिन उनको भी अग्निपथ में डाल दिया, ये बहुत बुरा हुआ। तो अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं है कि ट्रेडमैन की भर्ती बंद कर दी जाएगी, लेकिन हाँ अगर आगे ऐसा होता है तो
तो अब मुझे कोई आश्चर्यचकित नहीं होगा अगर मोदी जी ये भी कर देते हैं तो। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये राजनीति वाला चीज हो जाता है, इसके बारे में कुछ बोलते हैं तो कोई बोलते हैं आप कांग्रेसी हो, कोई बोलते हैं आप बीजेपी वाले हो। तो कई बार लोग बीजेपी वाला बोलते हैं, कई बार कांग्रेस वाला बोल देते हैं। तो मैं एक फौजी हूँ, मेरे लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखती। मेरे लिए मेरे यहाँ का जो अच्छा विधायक होगा उसको वोट दूंगा, और जो अच्छा सांसद होगा उसको वोट दूंगा। तो अभी जो पिछली बार जो मेरा वोटिंग हुआ था, ना मैंने कांग्रेस वाले को दिया ना मैंने बीजेपी वाले को दिया। नोटा दबाने गया था, लेकिन अफसोस कि मेरे जाने तक टाइम ही वो हो गया था, क्योंकि दोनों वो चचा भतीजे हैं। एक चचा है बीजेपी का, एक भतीजा है, चचा भतीजे हैं, मतलब भाई भाई भी हो सकते हैं वो। एक बीजेपी का है, कांग्रेस का है। तो घर की सरकार है, इसलिए मैं वोट देने नहीं गया। हाँ, इस बार कोई योग्य बंदा उठेगा तो जरूर उसको वोट दूंगा। तो चलिए अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। केडी भाई और ये बोलते हैं ओआरओपी और एमएसपी के लिए कुछ योगदान दे दो, एक वीडियो बना के चुप हो गए आप। तो बिल्कुल, ये मुझे भी बहुत बुरा लगा कि मैंने वीडियो बनाई और सब मतलब बहुत बेहतर वीडियो बनाई, एक एक कट्स लेके आया उस वीडियो में। और उस वीडियो में मेरे जो व्यूज थे तो वो 500-600 थे। जैसे हर वीडियो में 3000 से ऊपर जाते हैं, तो इस वीडियो में 500-600 थे। मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं मेरे सारे सैनिक भाइयों से कहना चाहता हूं, भले व्यूज आए 100, 150, 200, मायने नहीं रखता। 150 लोग के भी अगर आपके व्यूज गए हैं तो भी आप वीडियो बनाइए। तो आप बोलेंगे सर आपने क्यों नहीं बनाई। आपने देखा होगा, लास्ट मैंने एनालिटिक्स चेक कर लीजिए, मैं आज हफ्ते भर में मेरे ख्याल से ये दूसरा वीडियो है मेरा। तो मैं खुद ही वीडियो नहीं बनाई, और उससे जो मेरी लास्ट वीडियो है वो भी फौजियों के लिए होगी, उससे पहले वाली भी फौजियों के लिए थी, क्यों से पहले वाली भी। तो लगातार मैं करते रहा हूँ, लेकिन 5-6 दिन से थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था, जिस कारण वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन मंडे से कंटिन्यू करेंगे। ये लड़ाई हमारे हक की है। एक जवान अधिकारियों में जो पेंशन का वेरिएशन है उनमें बहुत अंतर है। एक जवान की जो पत्नी विधवा हो जाती है उसकी पेंशन 9,000 रुपए है, और एक अधिकारी की जो विधवा हो जाती है पत्नी उसकी 72,000 है। तो मानते हैं कि हम ये नहीं करेंगे हमें अफसर के बराबर तनख्वाह दे दो ना, लेकिन गैप इतना ठीक नहीं है। इसके लिए लगातार हम आवाज उठा भी रहे हैं। अभी 5 दिन से थोड़ा मैं साइलेंट मोड पे था, वापस कल से एक्टिव हो जाऊंगा, और कल से वापस आपको वीडियो जरूर देखने को मिलेगी। और बिल्कुल जो भाई बहन हमारे और फौजी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दो, ओआरओपी यानी कि वन रैंक वन पेंशन मुद्दा, ये है समान रैंक का समान पेंशन का मुद्दा। और एमएसपी यानी कि इक्वल एमएसपी यानी कि जोखिम भत्ता, जो कि अधिकारियों को ज्यादा, और यहाँ तक कि एमएनएस को भी जवान और जेसीओ से ज्यादा है। जबकि जोखिम भत्ता सबसे ज्यादा आपको पता है कि आगे ड्यूटी कौन देता है, आगे कौन रहता है, जवान। तो जोखिम भत्ता तो बराबर होना चाहिए, इनमें ऐसा गैप नहीं करना चाहिए। हालांकि ये बहुत ही गलत है। ये इसके मामले में कोर्ट में केस चल भी रहा है, और अभी तक जो कोर्ट ने वापस दोबारा डॉक्यूमेंट मांगे हैं, तो जो हमारे वकील हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अभी लग रहे हैं कि अच्छे आसार हैं। देखो आगे क्या होता है, जो भी होगा आप लोगों को अपडेट जरूर दूंगा। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं समीर भाई, सर एक अग्निवीर आर्मी में 2 साल की ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद एसएससी एग्जाम क्लर्क करके ऑफिसर बन जाते हैं, क्या वो परमानेंट हो जाएगा। तो भाई एसएससी एग्जाम के बाद में अगर वो अफसर बनता है तो परमानेंट ही होगा, वो सीधे जाता है आईएमए में। एसएससी आप 28 साल तक दे सकते हैं, उसके बाद आप एससीओ दीजिए और लास्ट में आप पीसीसीएल दीजिए, तो मौके काफी हैं। और 3 कमीशन होते हैं, उसकी जानकारी पूरे मैंने बनाई है कि सेना में 3 कमीशन है, जिसके द्वारा आप जवान से आप अधिकारी बन सकते हैं। वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं अंकित चौहान जी, जय हिंद सर। जय हिंद भाई, मुझे ये बता दो प्लीज कि टीए आर्मी से पैरा एसएफ में जा सकते हैं या नहीं, उसकी एज लिमिट क्या रहती है। पैरा में जाने के लिए अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो डायरेक्ट के लिए तो जो आप सुलझा जीडी में अप्लाई करना होता है, जो उसकी एज लिमिट होती है वही होती है। और इंडियन आर्मी में जाने के बाद में भी आप जा सकते हैं। उसके लिए ये होता है कि सर्विस के 3 साल के भीतर आपको वॉलंटियर होना पड़ता है, फिर यूनिट आपको पैरा रेजिमेंट में भेजती है ट्रेनिंग के लिए एसएफ यूनिटों में। और अगर वहां अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप वहीं के नुमाइंदे होकर रह जाते हैं। अगर वहां पर आपका परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है एसएफ के मुताबिक, तो आपको बैक टू यूनिट कर दिया जाता है। रही बात टीए से आप पैरा एसएफ में जा सकते हैं, तो इसको लेके थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ये मेरे टीए के एक हमारे हवलदार जी उन्होंने बोला था जा सकते हैं, लेकिन अभी जो जहां तक मेरे 2 दिनों से और बात हुई नहीं जा सकते हैं। तो जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, इस बीच में आ गया है अग्निपथ। तो सारे चीज ही कंफ्यूज हो गई है, टीए की भर्ती आई नहीं है। जैसे कोई ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी आप लोगों को मैं इसके बारे में जरूर सूचित करूंगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोकपाल यादव जी का। ये बोलते हैं सर दोबारा 10th पास करके आर्मी की भर्ती देख सकते हैं सर, प्लीज रिप्लाई मी। मेरे भाई ऐसी गलती कभी मत करना। अगर आप एक बार आर्मी की भर्ती देख चुके हैं तो वहां पर आपके फिंगरप्रिंट लिए होंगे, वो आर्मी के सॉफ्टवेयर में हर जगह उपलब्ध होते हैं। तो आप कहीं भी जाएंगे दोबारा अगर 10th का पास करके जाएंगे तो वो अनैतिक माना जाएगा,
और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। बीकानेर में एक कर्नल साहब ने ऐसे पुलिस में कंप्लेंट की थी कि बच्चे एज से अधिक लग रहे थे लेकिन दोबारा 10th करके आ गए थे, तो उनके खिलाफ केस चल रहा है। तो ऐसे अनैतिक काम न करें जिससे कि आगे चल के आपको भविष्य में परेशानी आए, तो ऐसा काम कभी ना करें। अगला क्वेश्चन लेते हैं स्वराज जी का। ये बोलते हैं, जय हिंद सर। जय हिंद भाई। पैरामिलिट्री फोर्सेस में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, एसएसएफ, एआर, आईटीबीपी, बीएसएफ, सर इसमें पेंशन है या नहीं और रिटायरमेंट कितने साल के बाद ले सकते हैं सर, प्लीज रिप्लाई देना। जय हिंद। मेरे भाई आपका पहले ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि पैरा फोर्सेस में चाहे इसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, एसएसएफ, एआर, आईटीबीपी, बीएसएफ, इनमें किसी में भी मतलब यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलती, ओपीएस नहीं मिलती, एनपीएस मिलता है, न्यू पेंशन स्कीम। तो असली वाली जो पेंशन है वो ओपीएससी है, वो नहीं मिलती है, एनपीएस मिलती है इन लोगों को। और आपका दूसरा है रिटायरमेंट कितने साल में, मतलब अगर ये सर्विस करें तो 60 साल तक की सेवाएं दे सकते हैं अपनी आर्मी में। भले आप कितना भी लंबी सर्विस कर लें, आपकी लास्ट सर्विस होती है 30 साल 32 साल। अगर आप एसएम बन जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा 34 साल तक जा सकते हैं। तो 17.5 में अगर आप भर्ती हुए तो 34 प्लस 17.5 कर लें, 18 कर लें, 21 कर लें, तो भी आप 60 नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप 60 साल की अपनी सेवाएं दे सकते हैं। बाकी बीच में आते हैं तो आपका वीआरएस माना जाएगा। और अभी 2004 के बाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस में पेंशन है नहीं, ओपीएस वाली एनपीएस पेंशन मिलती है। आशा करता हूं कि आपका ये डाउट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोलते हैं अनिल सेन जी, जय हिंद सर। जय हिंद भाई। सर एजुकेशन हवलदार की भर्ती अग्निपथ स्कीम 4 के तहत होगी या हवलदार की परमानेंट भर्ती होगी? मेरे भाई आपको बताना चाहूंगा कि एजुकेशन हवलदार की जो भी भर्ती आएगी वो परमानेंट बेस पे आएगी, क्योंकि इसमें एज का क्राइटेरिया काफी ज्यादा होता है। तो इसमें अग्निपथ नहीं लागू होगा, क्योंकि अग्निपथ योजना बनाई इसीलिए गई है कि एज का जो एक पैमाना है वो 32 से घट के 26 कर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें तो नहीं आएगा। बाकी कुछ अपडेट होगी तो आपको मैं जरूर सूचित करूंगा जब भी भर्ती आएगी। काफी लंबे टाइम से एजुकेशन हवलदार की भर्ती आई भी नहीं है। जब भी आएगी, जो भी उसका नोटिफिकेशन आएगा, आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगा। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोलते हैं मोहित रैना जी, सर अगर आपसे कॉल पर बात करनी हो तो कैसे बताएं प्लीज, और आर्मी में जाने के बाद शूटिंग गेम्स होता है क्या? बिल्कुल ब्रो, आर्मी में जाने के बाद में हर गेम होता है और बहुत आगे बढ़ने के मौके भी मिलते हैं। अगर आपको मेरे से कॉल पे बात करनी हो तो इंस्टाग्राम है या फेसबुक पेज है, दोनों का नाम एक्स आर्मी सोल्जर है, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां पर अपना मैसेज छोड़ दें, जब भी मुझे टाइम होगा मैं आप लोगों को वीडियो कॉल के माध्यम से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं ब्रजेश जी का। ये बोलते हैं, सर क्या अग्निवीर में 25% से ज्यादा बंदे लिए जाएंगे या नहीं? मैंने एक फौजी सर की वीडियो देखी, वो बताते हैं कि अग्निवीर में 20% से ज्यादा बंदे लेंगे। प्लीज आंसर मी ब्रो। अभी तो चल ही रहा है, अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग के बाद में जब वो डिस्पैच होंगे, उनका 4 साल होगा, तो तब पता लगेगा कि 25% से ज्यादा लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं। अभी जो भर्ती हुई है 25%, उसमें यही बताया गया है कि टोटल परसेंटेज जो भी बंदे होंगे उसका 25% को परमानेंट किया जाएगा। तो अब एक बार ट्रेनिंग चल रही है, हो जाने दीजिए, पता चल जाएगा आपको। आपने ये नहीं सोचना है कि परसेंट, आपने सोचना है कि नहीं मैं परमानेंट ही जा रहा हूं। आप ये वीडियो देखना, 6 पॉइंट है, इनको अगर आपने ध्यान में रख लिया, आप परमानेंट होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं राजवीर सिंह जी का। सर इंडियन आर्मी में जेसीओस के बाद ऑफिसर्स कैसे बन सकते हैं? वही बताया मैंने, 3 कमीशन के माध्यम से, एसीसी, एससीओ और पीसीएसएल। लेकिन इनके लिए लास्ट एज का क्राइटेरिया 42 रहता है। आप जवान से ही अप्लाई करना शुरू कर देना। मनोज गिरी जी बोलते हैं, सर जी क्या टेक्निकल सिग्नल कोर का क्या ऑपरेटर का काम क्या होता है? मेरे भाई आपने देखा होगा ऑपरेटर का जो हमारे सेट्स होते हैं, चाहे मेट्रोला सेट्स होते हैं, चाहे हमारे, आपने देखा होगा कि एंटेना जो लेके घूमते हैं, आपने बहुत सारी वीडियो में भी देखा होगा, या हमारा आर्मी का अंदर का इंटरकॉम होता है, तो पूरा ऑपरेट हमारे सिग्नल के ऑपरेटर ही करते हैं। और वो लोग इन्फेंट्री के बंदों को भी ट्रेन करते हैं। तो उनका ये काम होता है, टेलीकॉम सेक्टर का बोल सकते हैं एक प्रकार से आर्मी का। तो ये था आज का संडे Q&A। और एक और क्वेश्चन था, पता नहीं वो मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन मुझे मेरे जहन में था, किसी बंदे ने बोला था कि क्या सर हम आर्मी में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर का हम तैयारी कर सकते हैं क्या रेस की? उसके लिए क्या स्कोप है, क्या हमारा भविष्य अच्छा रहेगा? बिल्कुल अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे मौके मिलते हैं। अगर आप इंडिया लेवल पे अगर आप खेलते हो तो आपको प्रमोशन भी फास्ट मिलता है। तो जरूर खेलों का इंडियन आर्मी में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान भी है और महत्वता भी है, और आपके परमानेंट होने के चांस ज्यादा भी हैं अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इसलिए खेलों में अपनी रुचि पक्का लें। तो ये था आज का संडे Q&A। और अगले संडे Q&A के लिए आपके जो कमेंट्स हैं इसी वीडियो के नीचे आप लिख देना। आपके इस कमेंट्स के आधार पर मैं नेक्स्ट संडे Q&A आपके लिए बनाऊंगा। तो दीजिए अपने फौजी भैया को इजाजत,
और जो चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।